हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिनका शॉर्ट फॉर्म है एनसेड्स या कॉमन लैंग्वेज में जिनको पेन किलर बताया जाता है। ऐसी दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इनके साइड इफेक्ट और इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस। सबसे पहले पेन किलर यानी एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का मैकेनिज्म समझने से पहले पेन का मैकेनिज्म समझना ज़रूरी है। हमें पेन कैसे महसूस होता है? किसी भी बॉडी टिश्यू का अगर ब्रेकडाउन होता है कोई एक्सटर्नल इंजरी की वजह से या शरीर के अंदर वायरल, बैक्टीरियल या अदर कोई स्पीसीज के इन्फेक्शन की वजह से बॉडी का टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाता है, ये सिचुएशन में पेन का मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। ये मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे ही ये जो सेल वॉल है, ये टिश्यू के एक पर्टिकुलर सेल वॉल जो है ये ब्रेकडाउन होना चालू हो जाती है, वैसे ही इसमें फॉस्फोलिपिड ब्रेकडाउन हो जाता है। फॉस्फोलिपिड जिससे सेल वॉल बनी हुई है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है। फॉस्फोलिपिड के ब्रेकडाउन की वजह से जो एंजाइम सीक्रेट होता है उसे कहते हैं एरेक्नोइड एसिड। उसे कहते हैं एरेक्नोइड एसिड। और ये एरेक्नोइड एसिड की वजह से इसके आगे का एंजाइम सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से पेन का सारा मैकेनिज्म स्टार्ट होता है। वो एंजाइम का नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। क्या नाम है इसका? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर, ये सारा मैकेनिज्म का बेसिक एंजाइम है, जिसकी वजह से हमें ये सारी चीजें महसूस होती है। एरेक्नोइड एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन कन्वर्ट होने के लिए इसे साइक्लोऑक्सीजन नाम के एंजाइम की जरूरत होती है। किस एंजाइम की जरूरत होती है? साइक्लोऑक्सीजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कॉक्स बुलाया जाता है। यह साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम से कॉक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बुलाया जाता है, इसके 3 टाइप्स होते हैं: कॉक्स 1, कॉक्स 2 एंड कॉक्स 3। इन तीनों की सहारे से ये एरेक्नोइड एसिड को प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट किया जाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन का जिस कॉक्स एंजाइम की वजह से वो प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट हो रहा है, इनके टाइप के अनुसार ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या क्या फंक्शन करेगा बॉडी में, ये सब चीजें डिक्टेट होती है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में जाके कैसे कैसे फंक्शन करता है, ये चीजें अपन देखते हैं अभी। कॉक्स 1, कॉक्स 2 और कॉक्स 3 इन एंजाइम्स के बने हुए प्रोस्टाग्लैंडिन की ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बॉडी में क्या क्या एक्शन करेगा। पेन मैकेनिज्म ऑनसेट करने के लिए कॉक्स 2 एंजाइम की जरूरत होती है। कॉक्स 2 एंजाइम से जिस प्रोस्टाग्लैंडिन को कन्वर्ट किया जाता है, वो प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी में क्या क्या क्रिएट करता है? सबसे पहले इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन कैसे क्रिएट होगा? जैसे ही सेल वॉल इंजरी होती है, यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन सीक्रेट होना चालू हो जाता है। वो हिस्से को, वो टिश्यू को, वो सेल को सप्लाई करने वाली आर्टरीज को डायलेट किया जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू। नेचुरली क्या होगा? जैसे ये आर्टरीज डायलेट होगी, यहाँ पे
ज़्यादा ब्लड का फ्लो जाएगा ताकि ज़्यादा WBC वहाँ पहुँच के बाहर से आए हुए बैक्टीरिया या और कोई हार्मफुल जो भी इन्फेक्शियस ऑर्गेनिजम्स है उसे काउंटर किया जा सके। और इसको डायलेट करने के बाद और एक चीज़ ये प्रोस्टाग्लैंडिन करता है, ये आर्टेरिया की जो वॉल है उसकी परमिएबिलिटी बढ़ाता है। तो इंट्रा आर्टिकुलर जो कंटेंट है वो कंटेंट को बाहर सीक्रेट होने के लिए प्रमोट करता है और वहाँ पे नेचुरली ज़्यादा ब्लड कंटेंट सीक्रेट होके वो सेल का एंड इफेक्टिवली टिश्यू का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कॉज होता है इन्फ्लामेशन। सो फर्स्ट थिंग, ड्यू टू सेल डिस्ट्रक्शन या टिश्यू डिस्ट्रक्शन की वजह से किसी भी जगह पे शरीर में पहला रिस्पॉन्स बॉडी का क्या आता है, COX-2 की वजह से इन्फ्लामेशन। दूसरा रिस्पॉन्स इसकी वजह से आता है पेन। ये पेन का मैकेनिज्म क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन डोसिसेप्शन प्रमोट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन डोसिसेप्शन ब्रेन की तरफ प्रमोट करता है। डोसिसेप्शन की वजह से हमें उस जगह पर, वो पर्टिकुलर टिश्यू की जगह पर या सेल की जगह पर पेनफुल फीलिंग आ जाता है। तीसरी चीज इसकी वजह से क्या हो जाती है, फीवर। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से हाइपोथैलेमस में जो अपना थर्मोस्टैट है वो थर्मोस्टैट डिस्टर्ब होता है एंड बॉडी टेंड्स टू गेट वार्मर एंड वार्मर, इस वजह से फीवर आ जाता है बॉडी में। और प्रोस्टाग्लैंडिन का लास्ट फंक्शन ये होता है कि वो प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। क्या करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करता है। ये हो गया COX-2 से बना हुआ। प्रोस्टाग्लैंडिन से बॉडी में क्या क्या होता है, सबसे पहले इन्फ्लामेशन, उसके बाद में होता है पेन, फिर आता है फीवर और फिर आता है प्लेटलेट एग्रीगेशन। वहां पे जो भी इंजुरी की वजह से ब्लीडिंग हो रहा है उसे स्टॉप करने के लिए प्लेटलेट एग्रीगेशन प्रोस्टाग्लैंडिन के थ्रू किया जाता है। अब ये जो COX-2 सीक्रेट होता है ये स्पेसिफिक सेल वॉल इंजुरी की स्थिति में ही सीक्रेट होता है। ये COX-2 जो सीक्रेट होता है ये कब सीक्रेट होता है, जब भी कोई बॉडी में टिश्यू या सेल या बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है उसी वक्त में COX-2 सीक्रेट होता है। COX-1 एंड COX-3 ये दोनों जो है ये दोनों बॉडी के रूटीन फंक्शंस में काम करते हैं। बॉडी के रूटीन फंक्शंस में काम करते हैं। कहां पे काम करते हैं, COX-1 का काम क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेवल लेयर बनाना। COX-1 से बना हुए प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर बनाना। ये गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर की क्या जरूरत होती है, जो भी पेप्टिक जूसेस, जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में सिक्रीट होता है फॉर द डाइजेशन पर्पस ऑफ ईटन फूड जो खाया है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, उसके प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन होता है वो एक्शन हमारे स्टमक के लेयर पे ना हो, उसलिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाना पड़ता है जिसको गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर बोलते हैं। वो बनाता है कौन, COX-1 से बना हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये COX-1 से बना हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन का सबसे मेन फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर बनाना। और COX-3 से बना हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है, ये दिन भर शरीर में जो भी फंक्शन होते रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ, कंटिन्यूअसली रीनल फ्लो मेंटेन करने का काम कौन करता है, COX-3 से बना हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन। रीनल परफ्यूजन जिसे बोला जाता है, ब्लड का
एक कंटिन्यूअस फ्लो किडनी की तरफ जाना जरूरी होता है, जिससे शरीर में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिल्टर होके किडनी से बाहर जाए। वो फ्लो मेंटेन करने का काम कौन करता है? कॉक्स-3 से बना हुआ प्रोस्टाग्लैंडिन। कॉक्स-3 का और एक काम होता है ब्रेन फंक्शंस को कंट्रोल करना। कॉक्स-3 का एक काम और क्या होता है? ब्रेन फंक्शन को कंट्रोल करना, उसका एक्टिविटी प्रॉपर रखना। ये कॉक्स-3 से बने हुए प्रोस्टाग्लैंडिन का एक काम है। इसके आगे और एक फंक्शन करता है कॉक्स-3, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन इनिबिशन करता है। क्या करता है? प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाता है। तो कॉक्स-2 का काम हमने देखा कि जब भी इंजुरी होगा तभी इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर, प्लेटलेट एग्रीगेशन कराना। कॉक्स-1 का काम क्या है? गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर को बनाना। कॉक्स-3 का काम है रीनल परफ्यूजन मेंटेन रखना, ब्रेन फंक्शन को मेंटेन रखना और प्लेटलेट का फंक्शन करना। अब व्हाट डज NSAID डू? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जो होता है वो क्या करता है? वो ये कॉक्स जो कंटेंट है इसको कम करता है, इसको कम करता है। तो कॉक्स नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना तो ये सब चीजें धीरे धीरे कम होती जाती है। पर प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है वो सिर्फ कॉक्स-2 जो अपना टारगेट है उसको ही कम नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? वो कॉक्स-1 को भी इनिबिट कर देते हैं और कॉक्स-3 को भी इनिबिट कर देते हैं। तो कॉक्स-2 का इनिबिशन करना ये अपना टारगेटेड थेरेपी हो गया और कॉक्स-1 और कॉक्स-3 को इनिबिट करना अपना साइड इफेक्ट हो गया। तो अभी सिंपल है कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का जो इफेक्ट है उसके अलावा उसके इफेक्ट क्या आ सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर नहीं बनेगा तो क्या होगा? सबसे पहला सिम्टम आएगा एसिडिटी। दूसरा सिम्टम क्या पैदा होगा इससे? साइन एंड सिम्टम गैस्ट्रिक अल्सर। क्या होगा? गैस्ट्रिक अल्सर होगा। तीसरा सिम्टम क्या आएगा? नॉशिया एंड वोमिटिंग हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसने गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर को बनने नहीं दिया। यह सबसे पहला साइड इफेक्ट किसी भी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का हो जाता है। इसीलिए थेरापेटिक यूज करने के लिए सारे फिजिशियंस क्या करते हैं? नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग को यूज करते हैं आफ्टर फूड, स्पेसिफिकली आफ्टर फूड। और दूसरी चीज बिफोर फूड कुछ भी एंटासिड देना इसके साथ में जरूरी है। इसी के साथ में जैसे कॉक्स-1 को इनिबिट किया तो ये साइड इफेक्ट आ गए, यहाँ पे कॉक्स-3 को इनिबिट करेंगे तो क्या साइड इफेक्ट आएगा? रीनल परफ्यूजन कम होगा, रीनल परफ्यूजन कम होगा। इसलिए नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का, NSAIDs का एक इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? एक्यूट किडनी इंजुरी। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट क्या है? एक्यूट किडनी इंजुरी, क्योंकि कॉक्स-3 का रीनल परफ्यूजन कम हो जाता है। और एक साइड इफेक्ट तीसरा इसके साथ में आता है, ब्रेन फंक्शन डिसफंक्शन होके मरीज को गिडीनेस, डिजीनेस ये सिम्टम आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि कॉक्स-2 का टारगेटेड थेरेपी ने कॉक्स-3 को भी कम कर दिया और यहाँ पे ब्रेन फंक्शन भी हैम्पर हो गया। और कभी कभी प्लेटलेट एग्रीगेशन करने का काम जो कॉक्स-3 का है
ये कॉक्स-3 की वजह से, कॉक्स-3 की कमी आ जाने की वजह से NSAID थेरेपी से प्लेटलेट एग्रीगेशन ना होके पेशेंट की ब्लीडिंग टेंडेंसीज बढ़ जाती है। तो हमने साइड इफेक्ट्स क्या क्या देखे हैं। सबसे पहला साइड इफेक्ट कॉक्स-1 इनहिबिशन की वजह से गैस्ट्रिक म्यूकोजल लेयर ना बनना, इससे एसिडिटी, गैस्ट्रिक अल्सर, नौशिया एंड वोमिटिंग आ जाते हैं। कॉक्स-3 की इनहिबिशन की वजह से रीनल परफ्यूजन कम होकर एक्यूट किडनी इंजरी आ जाती है। ब्रेन फंक्शन डिसफंक्शन हो जाने की वजह से डिजीनेस और गिडीनेस आ जाता है। और प्लेटलेट एग्रीगेशन का फंक्शन ना होने की वजह से पेशेंट का ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाता है। तो हमें क्या क्या याद रखना है, जिस पेशेंट को ऑलरेडी गैस्ट्रिक अल्सर की बीमारी है उसको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं यूज करना चाहिए। जिसको ऑलरेडी रीनल इंजुरी है उसको NSAID नहीं यूज करना चाहिए। जिसको प्लेटलेट एग्रीगेशन का इश्यू है, जैसे कोई लीवर डिसीज का पेशेंट है जिसको ऑलरेडी ब्लीडिंग टेंडेंसी है बॉडी में, ऐसे पेशेंट्स में NSAIDs नहीं यूज करने चाहिए। ओके, अब इसके आगे हम देखेंगे इनके टाइप्स, NSAIDs के टाइप्स, और किस टाइप को हम किस प्रकार के मरीज में यूज कर सकते हैं ये समझना जरूरी है। NSAIDs के टाइप्स में सबसे पहला टाइप आता है नॉन सिलेक्टिव NSAIDs। नॉन सिलेक्टिव NSAIDs, नॉन सिलेक्टिव NSAIDs में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं। एस्पिरिन, मेपेनेमिक एसिड, सैलिसिलेट्स, केटाप्रोफेन, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नॉन सिलेक्टिव मतलब क्या कि ये कॉक्स-1, कॉक्स-2, कॉक्स-3 तीनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं। तो तीनों एंजाइम्स को इनहिबिट कर देने की वजह से कॉक्स-2 को तो ये काम करते ही है, बट साथ में इनके साइड इफेक्ट्स सबसे ज्यादा आते हैं क्योंकि ये नॉन सिलेक्टिव है। ये नॉन सिलेक्टिव है। कॉक्स-1, कॉक्स-2 और कॉक्स-3 ये तीनों पे ये काम करके इनका काम इनहिबिशन कर देते हैं। तो कॉक्स-1 और कॉक्स-3 के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है बॉडी में उसको भी कम कर देने की वजह से सबसे ज्यादा नॉन सिलेक्टिव के साइड इफेक्ट आते हैं। उसके एग्जांपल्स क्या क्या है, एस्पिरिन और मेफेनेमिक एसिड। दूसरा आता है सेमी सिलेक्टिव। सेमी सिलेक्टिव में क्या होता है, ये कॉक्स-2 को पूरा इनहिबिट कर देते हैं, बट कॉक्स-1 एंड कॉक्स-3 को पार्शियली इनहिबिट करते हैं। तो कॉक्स-1, कॉक्स-3 को पार्शियली इनहिबिट करने की वजह से यहाँ पे साइड इफेक्ट्स कम आते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या है, डाइक्लोफेनाक, एसिक्लोफेनाक एंड निमुसुलाइड। डाइक्लो, एसिक्लो एंड निमुसुलाइड के कंपैरेटिव टू नॉन सिलेक्टिव साइड इफेक्ट कम होते हैं क्योंकि ये सेमी सिलेक्टिव है। इनका क्लास क्या है, सेमी सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। और तीसरा इसका जो टाइप है वो है सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स। इसमें जो ड्रग्स आते हैं वो है इटरोकॉक्सिब। कॉक्सिक नाम से जो भी NSAIDs आते हैं वो सारे सिलेक्टिव इनहिबिटर्स में आते हैं। इनका सबसे कम साइड इफेक्ट होता है इटरोकॉक्सिब, और कॉक्सिब नाम के जो भी ड्रग्स आते हैं सब इसमें आते हैं। ये सिलेक्टिव कॉक्स-2 है, इनके सबसे कम साइड इफेक्ट होते हैं क्योंकि ये
COX-1 और COX-3 को इनिबिट नहीं करते हैं। जो अपना टारगेट है COX-2, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन, पेन, फीवर ये सब चीजें होती है, सिर्फ पर्टिकुलरली उसको ही टारगेट करते हैं। मार्केट में ये दोनों से महंगे आते हैं, सिलेक्टिव COX-2, क्योंकि इनका एक्शन स्पेसिफिक टारगेटिंग थेरेपी में आता है। अब हम लोगों ने समझ लिया कि इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। नंबर 2, ये साइड इफेक्ट इनके जो आते हैं वो क्या आते हैं और क्यों आते हैं। और नंबर 3, हमने इनके क्लास देख लिए कि कौन से क्लास में कौन सा ड्रग आता है और उसके क्लास वाइज साइड इफेक्ट क्या है। एक आता है पुअर एनसेड्स। इन तीनों के अलावा इनका एक और क्लास आता है पुअर एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इसमें आता है पैरासिटामोल और एसिटामिनोफेन। इनका पुअर एनसेड होने की वजह से इनका एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट भी एकदम पुअर आता है, बट एंटीपायरेटिक इफेक्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो अब ये हो गए हैं इन ड्रग्स के क्लास वाइज साइड इफेक्ट और उनका टारगेटेड एक्शन कैसे होता है। अब लास्ट पॉइंट इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एनसेड्स मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग का कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या क्या है। तो जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट समझ में आ गए हैं तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या हो जाएगा फिर अपना, गैस्ट्राइटिस या अल्सर। गैस्ट्राइटिस या अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर जिस पेशेंट को है उसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एनसेड्स। दूसरा साइड इफेक्ट क्या है इसका, एक्यूट किडनी इंजुरी या क्रॉनिक किडनी इंजुरी जिस भी पेशेंट को है, क्योंकि ये एक्यूट किडनी इंजुरी कॉज कर सकता है। तो एनी किडनी इंजुरी जिस पेशेंट को है या किडनी इंजुरी होने की पॉसिबिलिटी है, फॉर एग्जांपल काफी सारे डिहाइड्रेशन में पेशेंट आ गया है अपने पास, तो प्रीरिनल इंजुरी में होने की संभावना है पेशेंट की, तो वो पेशेंट में हमने नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग नहीं यूज करना है। तीसरा, ब्लीडिंग टेंडेंसी, बॉडी में कहीं से भी ब्लीडिंग टेंडेंसी होगा तो हमें ये नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि COX-3 इनिबिट होके प्लेटलेट एग्रीगेशन कम होगा और ब्लीडिंग टेंडेंसी पेशेंट की बढ़ सकती है। और स्पेसिफिकली एस्पिरिन जो ड्रग होता है वो 15 इयर्स बिलो चिल्ड्रन में यूज नहीं करना है। 15 साल से छोटी उम्र के बच्चों में एस्पिरिन ड्रग नहीं यूज करना है। और गैस्ट्राइटिस या अल्सर जिसको होगा, किडनी इंजुरी, ब्लीडिंग टेंडेंसीज एंड 15 साल से नीचे के बच्चों में एनसेड्स या स्पेसिफिक एस्पिरिन एनसेड यूज नहीं करना है। बाकी ये सब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसकी समझ में आ गया है, जिसे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में पता है, वो डॉक्टर एनसेड्स के यूज करने में कोई गलती नहीं कर सकता। थैंक यू। ऐसे ही नए नए मेडिकल टॉपिक्स पे वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे चैनल को नीचे। और आपको जिस टॉपिक की जानकारी चाहिए होगी उस टॉपिक का नाम हमें भेज दीजिए कमेंट सेक्शन में।